हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। वो स्टूडेंट जो अभी तक होम एकेडमी से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जुड़िए। नोट्स के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी का पार्ट सेकंड रहेगा, जहां पर आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का, और चैप्टर का नेम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड जो है हम बातें करेंगे। आप जानते हैं नेशनल इनकम कमेटी 1949 में जो है बनी थी इंडिया में। उन्होंने नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन दी, जो कि कंसेप्ट दिया नेशनल इनकम का, जिसमें जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी आता है। बट हम उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को ज़रूर पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है। सबसे पहले हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है, वो नाम है दादा भाई नारोजी का। दादा भाई नारोजी जो थे, इन्होंने जो है सबसे पहले 1867 से लेकर 68 के बीच में फर्स्ट जो थे, इन्होंने कैलकुलेट की नेशनल इनकम। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में जो है इन्होंने जो है इनकम, नेशनल इनकम का जो है वो कंसेप्ट जो है वो दिया था। तो इन्होंने जो है नेशनल इनकम जो है निकालना भी सिखाई थी, पर कैपिटा इनकम जो निकालना सिखाई थी। अपनी बुक में पर कैपिटा इनकम जो कैलकुलेट की थी वो किसके बराबर थी? वो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो कितनी टोटल पॉपुलेशन थी उसके मुताबिक जो है इन्होंने पर कैपिटा इनकम निकाली थी, और एक पर्सन की पर कैपिटा इनकम जो थी वो ₹20 थी उस टाइम। उसके बाद जो है बहुत से साइंटिफिक मेथड आए, जिनमें हमारे पास वी.के. रॉय 1931 में आते हैं। फिर हमारे पास 1949 में जो है एक नेशनल इनकम कमेटी बनती है, जिसके चेयरमैन प्रोफेसर जो है महलनोबिस थे। 1951 में जो है CSO बनता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। बट ये चीज़ें जो है पढ़ेंगे हम सेपरेट टॉपिक्स में। फिलहाल जो है आज हम बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे। वो स्टूडेंट जिनको कंसेप्ट नहीं है अभी तक नेशनल इनकम का, उनको उन मद्देनज़र रखते हुए हम टॉपिक को आगे करेंगे। नेशनल इनकम की बात करते हैं तो ये क्या है? इट इज़ अ सम ऑफ इनकम अर्न बाई इट्स रेजिडेंट। ये सम है, मतलब हम प्लस करते हैं सारी इनकम को जोड़ते हैं किन लोगों की इनकम, जो इस कंट्री के जो है वो रेजिडेंट्स है, जो यहाँ के बाशिंदे हैं। उन्होंने जो भी इनकम अर्न की है वो अर्न कैसे की है उन्होंने, चाहे वो फैक्टर सर्विसेज से की है और चाहे कोई भी प्रोडक्शन करके की है, बोथ विद इन एंड आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया में जो के वो रहने वाले हैं, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया से होते हुए किसी और कंट्री, जैसे कि UAE में ये लोग जाते हैं जॉब्स करने, या US जाते हैं, चाहे बट वो इंडिया के रेजिडेंट हैं। तो उन सारों की इनकम को हम ऐड करेंगे तो वही हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं नेशनल इनकम को शॉर्ट में क्या कहेंगे? जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है उसमें हम एक्सपोर्ट को जो है ऐड करेंगे और माइनस हम करेंगे इंपोर्ट को, तो ये हमारी जो है वो नेशनल इनकम बनेगी। आप जो है चीज़ों को जो है साथ साथ जो है वो नोट कीजिए, और जो है वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है, यहाँ पर जो टर्म है नेशनल इनकम में जो टर्म है नेशनल, ये नेशनल क्या है? इट रेफर टू द रेजिडेंट्स हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई विद इन द कंट्री इन विच दे लिव। ये नेशनल जो टर्म है ये रेफर करती है उन रेजिडेंट्स को जो कि जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है विद इन द कंट्री है, जिस कंट्री में वो रह रहे हैं। अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो वो इंडियन रेजिडेंट्स होंगे, तो वो इंडियन नेशनल इनकम जो है कहलाएगी। फिर हम बात करेंगे एक और यहाँ पर फैक्टर रहता है जिसका नाम है फैक्टर इनकम। अब देखिए, आपको जो है फैक्टर इनकम जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी, क्योंकि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी आगे पढ़ने वाले हैं। सो इट इज़ अ इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब आप जो है या तो सर्विसेज से जो है इनकम कमा सकते हैं, या तो अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में आपको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और एंटरप्रेन्योरशिप्स, ये सारे फैक्टर जो रहते हैं प्रोडक्शन के,
तो यहाँ से जो आप इनकम लेते हैं उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करेंगे। आखिर हम जो नेशनल इनकम है ये क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या वजह है और कौन जो है आजकल जो है इसे कैलकुलेट करता है। तो देयर आर द सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल एंड मेथड यूज्ड टू मेजर द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द नेशन। तो किसी भी नेशन की अगर हमें इकोनॉमिक जो है वो एक्टिविटीज़ को जो है मेजर करना है, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम, तो उसके लिए जो है कुछ साइंटिफिक मेथड्स है जो कि हमारे पास जो स्टैटिक्स जो है उसका यूज़ करते हैं। जैसे हमने CSO बनाया। CSO क्या था? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस था, जो कि स्टैटिस्टिक्स के टूल्स का यूज़ करके जो है हमारी नेशनल इनकम को जो है वो कैलकुलेट करता था। फिर हम ये जो है क्या काम करते हैं, दिस आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेंड ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये इंफॉर्मेशन देते हैं जो भी ट्रेंड रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उसके रिलेटेड। वाइल अकाउंटिंग द नेशनल इनकम ओनली द इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट। तो कौन सी इनकम इसमें कैलकुलेट की जाती है? वो इनकम डेट इज अर्न बाय द रेजिडेंट इज टेकन इनटू अकाउंट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक टेरिटरी। सिर्फ वो इनकम जो उन लोगों की इनकम जो लोग यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, मतलब जिनके पास यहाँ की नेशनलिटी है, चाहे वो अभी फ़िलहाल जो है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी और कंट्री में कर रहे हैं, बट वो यहाँ के नेशनलिस्ट हैं, यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, तो उनकी जो है वो इनकम जो है वो यहाँ पर सम की जाएगी। इट मे बी विद इन और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। वो विद इन भी हो सकते हैं, विद इन द कंट्री भी हो सकते हैं और आउटसाइड भी जो है हो सकते हैं। वी मस्ट सी वेदर द इनकम इज जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑन नॉन रेजिडेंट। हमें सिर्फ यही देखना है कि वो रेजिडेंट है कंट्री के या वो रेजिडेंट नहीं है। अब क्या सिग्निफिकेंस है, हम जो ये नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना जो है इसमें टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इतने हम सर्वेस कर रहे हैं, तो क्या सिग्निफिकेंस होगा इस नेशनल इनकम को की अकाउंटिंग का? तो ये हमें मदद करती है इन कंपेयरिंग, एस्टिमेट्स करने में, फॉरकास्टिंग को की ग्रोथ को और पॉलिसी फार्मूलेशन फॉर द फ्यूचर। तो 3 काम करेगी। पहले तो ये हमें एस्टिमेट करने के लिए जो है, कंपेयर करने के लिए जो है एस्टिमेट को जो है ये मदद करेगी। हमें फ्यूचर का जो फॉरकास्टिंग ग्रोथ है कि फ्यूचर में जो है हमारी कंट्री जो है उसकी जीडीपी इतनी रहेगी, उसके रिलेटेड हम क्या पॉलिसीज़ बनाएं, पॉलिसी फार्मूलेशन में जो है फ्यूचर के लिए जो है हेल्प करेगी। इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। तो डिफरेंट जो इकोनॉमीज़ है दूसरी डिफरेंट कंट्रीज़ की, उनकी इकोनॉमीज़ को कंपेयर करने के लिए भी जो है इसका यूज़ होगा। इट इज़ हेल्पफुल इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ऑन इन्वेस्टमेंट। ये और जो है इसका मदद जो है कहाँ पर होगी कि जैसे कि हमारी इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की इकोनॉमी पे डिसाइड होता है, कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है कि यहाँ पर हम इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, तो यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के हालात देखे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन होना है, जो भी बिजनेस हाउसेज है वो यहाँ पर जो प्लान बनाते हैं अपने प्रोडक्शन का, पूरी इकोनॉमी को देख के जो है वो डिसीजन लिया करते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, ये सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी की है वो पॉइंट्स तो मैं बोल रहा हूँ आपको, बट अभी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक रहेंगे वो सिर्फ आपका जीडीपी रहेगा, एनडीपी रहेगा, जीएनपी रहेगा और एनएनपी रहेगा, और हमें इनको कंपेयर करना भी आना चाहिए। तो अभी तक जो है सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। सो व्हाट इज नेशनल इनकम? तो नेशनल इनकम क्या है, जिसमें हमें पढ़ना है जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, एनएनपी के बारे में और एनडीपी के बारे में। आप अक्सर ये टर्म सुनते हैं टेलीविज़न पे, जीडीपी। तो क्या है ये जीडीपी? उससे पहले हमें इन 4 चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि गुड्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। क्यों ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है? जैसे आप जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अब पहले अगर आपको मार्केट प्राइस का कंसेप्ट नहीं होगा तो हम जीडीपी के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। आपको गुड्स के बारे में पता होना चाहिए, सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए, फैक्टर कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम आगे चल पाएंगे। तो टाइप्स ऑफ द गुड्स की बात करते हैं। सबसे पहला कि गुड्स क्या होते हैं। आप जो है कोई भी कंपनी जो है प्रोडक्शन करती है, कोई भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, उस प्रोडक्ट को वो सेल करती है। अब ये प्रोडक्ट जो है हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, बट ये प्रोडक्ट जो है डिफरेंट होते हैं, चाहे जिन्हें गुड्स कहा जाता है।
ये प्रोडक्ट नॉर्मल भी हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट इन्फीरियर भी हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट लग्जरी भी हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट गिफन भी हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया जो है आपको ज़रूर दूंगा यहाँ पर। नॉर्मल क्या होते हैं? नॉर्मल प्रोडक्ट क्या होते हैं? जिनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी विद द इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो नॉर्मल प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी डिमांड भी जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है एक जावा का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो बटन वाला होता है वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। आपकी इनकम जो है मंथली जो है 5000 आपकी इनकम है, लेकिन अब इनकम आपकी जो है 50,000 हो जाती है। तो अब आप क्या करेंगे? जावा का यूज़ करेंगे या एंड्रॉयड का? तो नेचुरली सी बात है कि आप जो है वो एंड्रॉयड का यूज़ करेंगे। तो आप देखिए, आपकी इनकम बढ़ी तो नॉर्मल जो प्रोडक्ट है, जैसे कि एक एंड्रॉयड फ़ोन एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, तो उसकी जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, इन्फीरियर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जिसकी डिमांड जो है इनकम बढ़ने से डिमांड डिक्रीज होती है। इसी एग्जांपल को देखो, जहां पर आपने एंड्रॉयड खरीदा आपकी इनकम बढ़ने से, तो आपकी जावा फ़ोन की क्या हुई? डिमांड क्या हुई? डिक्रीज हो गई। एंड्रॉयड की डिमांड बढ़ गई। तो ये जो जावा होगा आपका फ़ोन, ये यहाँ पर क्या होगा? एक इन्फीरियर प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी और इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई। अब हम बात करेंगे लग्जरी आइटम्स की। लग्जरी आइटम्स जैसे कि आपकी ज्वेलरीज भी आ सकती है इसमें। ऐसे जो शौक के लिए आइटम्स आप खरीदते हैं, जिनका जो है वैसे जनरल पर्पस में कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता आपकी लाइफ में, लेकिन जो है एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जो है आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, जिनकी डिमांड तो इंक्रीज होगी विद द हायर इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो इनकम आपकी बढ़ेगी तो आप लग्जरी आइटम्स तो ही खरीदेंगे, तो इनकी डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। फिर गिफन्स की बात करते हैं। डिमांड कंटिन्यूज टू राइज इवन इफ द प्राइसेस इंक्रीजेस। डिमांड बढ़ती जाएगी, अगर उसका प्राइस भी बढ़े तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। अब गिफन गुड्स क्या है? आप एक नॉर्मल सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एक जो है एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बट आपकी इनकम जो है, फॉर एग्जाम्पल चले एंड्रॉयड की बात नहीं करते, मैं आईफोन की बात करता हूँ। आईफोन यूज़ कर रहे हैं। अब आईफोन का प्राइस जो है वो 60,000 है, 60K है। अब क्या लगा कंपनी को कि इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, लोग जो खरीदते जा रहे हैं 60,000 के प्राइस पे। लेट अस सपोज कंपनी ने इसका प्राइस 70,000 कर लिया, तो प्राइस जो है आईफोन फिर भी बिकती जा रहा है। अब कंपनी ने सोचा इसकी डिमांड तो इतनी ज़्यादा है और प्राइस भी जो है लोग 70,000 दे रहे हैं, हम जो है इसका प्राइस जो है 90,000 कर लेते हैं। तो उन्हें देखा कि अभी भी जो है इसकी डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, तो डिमांड कंटिन्यूस जो है वो राइज होती है जैसे जैसे प्राइस राइज होता है। तो उन्होंने जो है 1 लाख कर लिया इसका प्राइस, तो उसमें भी जो है वो डिमांड जो है कंटिन्यू जो है वो बढ़ती गई। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम गिफन गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गिफन गुड्स कहते हैं। सेकंड नंबर पे आपका आता है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है? ए सर्विसेज इज अ ट्रांजैक्शन इन विच नो फिजिकल गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। सर्विसेज क्या होती है? एक ऐसी ट्रांजैक्शन को कहा जाता है जहां पर कोई भी फिजिकल गुड्स जो है वो ट्रांसफर नहीं करते सेलर से बायर की तरफ। अभी तक जो आप गुड्स ले रहे थे मार्केट से, चाहे फ़ोन ले रहे थे, वो क्या थे? वो फिजिकल गुड्स थे जिसे आप जो है कुछ पैसा दे के खरीद लेते थे। बट सर्विसेज जो है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल टाइप रहता है, जहाँ पर जो है आप सेटिस्फाई होते हैं उस प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके लिए एक पेड कोर्स जो है वो लॉन्च करता आपकी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप जो है उसे खरीद लेते हैं। तो मैं क्या प्रोवाइड कर रहा था? आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, जिसके आपको अगर वो पसंद आती है तो आप उसके लिए मुझे क्या करते हैं? पे करते हैं। तो ये क्या होता है? एक सर्विस मॉडल होता है, जहाँ पर मैं आपको कोई भी फिजिकल चीज़ नहीं दे रहा था, बट ऐसे ही ऑनलाइन आकर आपको एक चीज़ पढ़ा रहा था, आपको पसंद आई, आपको मैं सेटिस्फाई कर पाया, तो आप उसके लिए जो है मुझे कुछ पैसे देंगे। तो ये क्या था? सर्विसेज होता है। तो अब गुड्स और सर्विसेज का एक थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस देख लीजिए। गुड्स में जो आइटम्स होती है यू कैन सी एंड टच, आप उसे देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हैं। सर्विसेज में क्या होते हैं? एन एक्शन डेट सेटिस्फाई आवर वांट्स
थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल और इक्विपमेंट्स। एक ऐसा एक्शन जहां से जो है जो आपकी जो वांट्स है, जो आपकी चाहते हैं, उसे सेटिस्फाई कर सके, आपको मुतमईन कर सके। किस तरीके से हमारे जो एफर्ट्स है, हम जो दूसरे लोग आपको एफर्ट दे रहे हैं अपने या अपने इक्विपमेंट्स का जो है यूज़ करने दे रहे हैं, आपको जो है कोई मॉडल दिया हुआ है, उन्होंने सर्विस का सब्सक्रिप्शन मॉडल दिया हुआ है, आप जो है उन्हें वो जो है पे करके आप उनसे वो ले रहे हैं। या जैसे कि आप हेयर सैलून में जाते हैं, वहाँ पर जो है आप सर्विसेज लेते हैं, लॉ ऑफिस में जाते हैं वो आपको सर्विसेज देते हैं, रेस्टोरेंट्स में आपको सर्विसेज मिलती है। अब जो हमारा तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट टर्म वो है फैक्टर कॉस्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट है फैक्टर कॉस्ट। पूरे नेशनल इनकम में आपको इनका यूज़ होगा। अभी आप फैक्टर कॉस्ट पढ़ रहे हैं, मार्केट कॉस्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर में आप फैक्टर इनकम पढ़ेंगे, ट्रांसफर इनकम पढ़ेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट जो है वो क्या होती है, क्यों पढ़नी है आपको ये फैक्टर कॉस्ट? देखिए, फैक्टर कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये कौन सी कॉस्ट होती है? ये रेफर करती है टू द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपका यूनिट चल रहा है, बिजनेस यूनिट, आप वहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा? लैंड का, लेबर का, कैपिटल का और एंटरप्रेन्योर्स का, ये सारी चीज़ें होगी। अब इन सारों में जो है कॉस्ट लगती है, लैंड की कॉस्ट लगेगी, लेबर पे जो है आपको वेजेस देनी पड़ेगी। तो कोई भी कंपनी इनके बगैर जो है वो नहीं चल पाएगी। जब भी आपको कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, सो इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिंपल से समझिए, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि यूज होते हैं किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने में। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर जो है एक छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट चला रहा हूँ, जहाँ पर मैं जो है पेन को जो है प्रोड्यूस करता हूँ। यहाँ पर जो है पेन जो है इनकी प्रोडक्शन करते हैं। अब उस यूनिट चलाने के लिए मुझे एक लैंड की ज़रूरत होगी, जहाँ पर मैं जो है अपना प्रोडक्शन हाउस बनाऊंगा। लेबर की ज़रूरत रहेगी, जिन्हें मैं वेजेस दूंगा। कैपिटल, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, और एंटरप्रेन्योर जो है मैं खुद देखूँ। तो ये सारे जो है खर्चे जो है मेरे हैं, और इन खर्चों का यूज़ कर कर जो है मैं कोई भी गुड्स जो है प्रोड्यूस कर सकता हूँ, या मैं कोई भी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इनके पीछे जो कॉस्ट लगती है, उस कॉस्ट को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द टैक्सेस दैट आर पेड टू द गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फैक्टर कास्ट में हम जो है टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते, वो टैक्सेस जो हम गवर्नमेंट को देते हैं। हमारे जो खर्चे हैं वो लैंड, लेबर, कैपिटल तक ही महदूद है, लेकिन जो हम टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को, वो यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करने हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो इसका पार्ट नहीं है। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। याद रखेंगे, वो प्रोडक्शन कॉस्ट का जो है वो पार्ट नहीं रहता। सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट से जो हमें मिलती है, दे आर इंक्लूडेड इन द फैक्टर कॉस्ट एज सब्सिडीज। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लैंड पे जो है गवर्नमेंट ने जो है यूनिट जो है लगाने के लिए लैंड पे जो सब्सिडी देती, उन्होंने जो है मुझे जो है सब्सिडी दी लैंड पे, तो वो जो है वो चीज़ें इंक्लूड होती है हमारी फैक्टर कॉस्ट में। अब देखिए, फैक्टर कॉस्ट में हमारी पहले जो है लैंड आती है। लैंड पे जो है मुझे रेंट देना पड़ेगा, अगर वो रेंटेड लैंड है, या मैं पहले से अगर बाई किया हूँ तो उसके लिए भी जो है मुझे पैसा देना पड़ेगा। सेकंड, वेजेस, लेबर जो मैंने रखी हुई है उसे मुझे तनख्वाह देनी है, उसे मुझे वेजेस देनी है। थर्ड रहती है कैपिटल, मुझे इंटरेस्ट देना है, मुझे डिविडेंड जो है वो देना है, अगर कोई पार्टनर है तो उसका भी देना होगा। नंबर 4 पे एंटरप्रेन्योर होंगे, जहाँ पर मुझे जो है अपना प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइज करना है। तो आप देखिए, ये फैक्टर कास्ट है, ये सारी चीज़ें क्या है, फैक्टर कास्ट है। लेकिन जो हमारा मार्केट प्राइस होता है, जिसमें हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, वो किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस क्या होता है, यही जो फैक्टर कॉस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ी, इसमें हम टैक्सेस को जोड़ देते हैं और सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, ये हमारी मार्केट प्राइस बनती है। तो किसी भी प्रोडक्ट को हम एमआरपी पे बेचते हैं, तो मार्केट प्राइस क्या होता है, जो हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है, वो जो मेरे को पेन बनाने के लिए कॉस्ट लगी, लैंड, लेबर, कैपिटल
की कॉस्ट लगी उसमें हमने टैक्सेस को जोड़ देना है, वो टैक्सेस जो हमने अब गवर्नमेंट को देने हैं और माइनस हम सब्सिडी करेंगे तो वो हमारी मार्केट प्राइस होगी। तो अब बच्चे हम जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है जीडीपी। एक लफ्ज़ आपका ग्रॉस है और दूसरा जो है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। पढ़ेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। फिलहाल हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जो है जीडीपी की। ग्रॉस मतलब टोटल। इट इज़ अ टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो समझिए डेफिनेशन में क्या कह रहा हूँ। इट इज़ अ टोटल मनी वैल्यू। टोटल किस चीज़ की? मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। अभी मैंने आपको लफ्ज़ बोला था गुड्स और मैंने आपको पढ़ाया भी सर्विसेज। क्यों पढ़ाया था? इसी वजह से पढ़ाया था। तो जीडीपी क्या है? टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस करते हम विद इन द जियोग्राफिकल एरिया। देखिए ये हमारी ग्लोब है, इस ग्लोब में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है और हर कंट्री की अलग अलग जीडीपी जो है हम कैलकुलेट करते हैं, जो कंट्री खुद करती है कैलकुलेट। तो जीडीपी जो होता है वो टोटल मार्केट वैल्यू होता है ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं मैं पढ़ा चुका हूँ, सर्विसेज क्या होते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इस डोमेस्टिक टेरिटरी को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑफ एन इकोनॉमी इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। टाइम क्या होगा? स्पेसिफिक पीरियड 1 ईयर का हो सकता है, या तो ये कैलेंडर ईयर होगा या तो ये फाइनेंशियल ईयर होगा। जिस भी कंट्री का फाइनेंशियल ईयर, किसी का मार्च से अप्रैल है, किसी का कुछ और होगा। तो यहाँ पर जीडीपी अब समझिए क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उस पे जो टोटल मार्केट वैल्यू है वही हमारी जीडीपी है, वही हमारी क्या होगी? जीडीपी। तो जीडीपी को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किस पे कैलकुलेट करेंगे? मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। मार्केट प्राइस क्या होता है मैं अच्छे से समझा चुका हूं आपको। फैक्टर कॉस्ट में हमें टैक्सेस को जोड़ना है और सब्सिडीज को जो है सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास इंडिया का मैप है। अब इस इंडिया के मैप को क्या हम डोमेस्टिक जो है वो टेरिटरी कह सकते हैं? इस इंडिया के मैप को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कह सकते हैं? नहीं, हम नहीं कह सकते। हम इसे डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कह सकते। डोमेस्टिक टेरिटरी एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ये तो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, एक पॉलिटिकल बाउंड्री है। समझेंगे अभी कंसेप्ट को। ये हमारे पास इंडिया का मैप है, दोबारा से मैं लेके आया हूँ। तो अब समझिए ये डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ये वो आउटपुट है जो कि प्रोड्यूस करते हैं विद इन द इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री में। अब डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड करता है ये पॉलिटिकल बाउंड्री। बिल्कुल, ये जो अभी हमने इंडिया के मैप की पॉलिटिकल बाउंड्री देखी, ये भी इसमें इंक्लूड करेगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें, हाई कमीशंस को इंक्लूड करेगा। आप जानते हैं इंडियन हाई कमीशन जो है इस्लामाबाद में है। इंडियन हाई कमीशन जो है यूएसए में होगा, इंग्लैंड में होगा, जर्मनी में होगा, हर डिफरेंट कंट्रीज में इंडिया की हाई कमीशन होगी। अब वो हाई कमीशन जो है लेट सपोज इस्लामाबाद वाली है, इस्लामाबाद में जो इंडिया की एम्बेसी है वो भी इंक्लूड होगी। इंडिया की जो है मिलिट्री बेसिस जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, सपोज कजाकिस्तान में एक मिलिट्री बेस है तो वो भी इंक्लूड होगी। वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, आता है, क्योंकि जो हमारा इस्लामाबाद में हाई कमीशन होगा वहाँ पर इंडिया का फ्लैग जो है वो जो है फ्लैग जो है वो जो है वहाँ पर उसे जो है लहराते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ पर है, उन सारों में जो है हम उसका फ्लैग जो है लहराते हैं। वो सारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। हमारे शिप्स हैं जो कि समंदर में है, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर हमारा जो है बे ऑफ बंगाल है। और मैं आपको अभी ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूँ। ज्योग्राफी में हम अच्छे से पढ़े हैं कि जो 12 नॉटिकल माइल्स है वहाँ तक हमारी बाउंड्री रहती है। तो अगर शिप्स हमारे जो है 12 जो है एनएम के बीच में आते हैं और वो वहाँ पर जो है प्रोडक्शन करते हैं, सपोज वहाँ पर फिशिंग करते हैं, तो एक किस्म का प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे एयरक्राफ्ट है या वो सारी चीज़ें हैं तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं।
अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या चीज़ नहीं आती, अब हमारे इधर इंडिया में जो है वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है, या सपोज IMF का ऑफिस है, या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की एम्बेसीज जो है बनी हैं, इसे हमें एक्सक्लूड करना होगा। एम्बेसीज है, एड एजेंसीज है, फॉरेन गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर जो है वो एड एजेंसीज बनाई है, तो वो हमारी टेरिटरी में नहीं आती। ऑफिसेस है बहुत से ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, वर्ल्ड बैंक के, IMF के, वो भी हमारी टेरिटरी में नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट जो है, हम GDP को अब एट मार्केट प्राइस जो है कह सकते हैं कि GDP जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, ये मार्केट प्राइस पे। दूसरी टर्म आपकी रहेगी NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब एक इंटरेस्टेड बात यह है कि आपके पास जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं कि आपके पास जो है वो GDP को कन्वर्ट करना है आपको NNP में। कैसे करेंगे, कैसे, क्या फॉर्मूले से है, और इसे रटते हैं बच्चे, बट रटना नहीं है। आप देखिए GDP को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैलकुलेट करते हैं एट मार्केट प्राइस, लेकिन NNP को एट फैक्टर कॉस्ट जो है हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें यहाँ पर GDP को NNP में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मतलब आप इसमें दो चीज़ें कॉमन देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट कॉमन है, इधर भी प्रोडक्ट कॉमन है। क्या फ़र्क है, यहाँ पर ग्रॉस है, यहाँ पर नेट है। तो हमें ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कैसे करेंगे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट? हमें डोमेस्टिक, ये जो डोमेस्टिक है इसे नेशनल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो डोमेस्टिक को हम नेशनल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, तो यही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना अब कैसे करेंगे ये आप सीखिए। तो वो स्टूडेंट जो अभी तक होम एकेडमी को फॉलो नहीं किए हैं, आप जो है ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो देखिए, नेट, हमें ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। ये ग्रॉस है, इसे नेट में जो है कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को माइनस। तो हमें डिप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। ये डिप्रिसिएशन जो है इसे माइनस करेंगे तो हम ग्रॉस से नेट में आएंगे। और अगर हमें नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो हमें डिप्रिसिएशन को प्लस करना होगा। क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो होपफुली जो है आप इससे समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। तो ग्रॉस को जो है कन्वर्ट करने के लिए नेट में हमें डिप्रिसिएशन को जो है माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। अगर आपके पास क्वेश्चन लिखाऊं मैं, डिफरेंस बिटवीन GDP एंड NDP क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे? अगर स्पेस होगी, जैसे कि एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए मैं यहाँ पर जो है आपको एक क्वेश्चन अभी बना देता हूँ। आप ये सिंपल सा क्वेश्चन लिखिए। सिंपल क्वेश्चन होगा आपके पास, डिफरेंस बिटवीन GDP एंड NDP। GDP और NDP में क्या डिफरेंस है? पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पर NFIA का जो है डिफरेंस है। NFIA होते हैं नेट जो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि अभी पढ़ेंगे। इनके बीच में टैक्स का डिफरेंस है, इनके बीच में सब्सिडीज़ का जो है डिफरेंस है, या इनके बीच में डिप्रिसिएशन का डिफरेंस है। तो अभी हम पढ़े GDP मतलब क्या क्या कॉमन है, प्रोडक्ट कॉमन है, डी कॉमन है। तो किस में फ़र्क है? जो फ़र्क है वो हमारे G और N में है। तो G को कन्वर्ट करना है N, तो हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे डिप्रिसिएशन। तो इस टाइप से जो है आपका क्वेश्चन बनता है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से बनते हैं आपके क्वेश्चन। लेट सपोज मैं एक और दिखा देता हूँ, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट। एंड NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो इनका डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होगा? तो आप देखिए यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है कैंसिल, PP है कैंसिल, G और N है, और यहाँ पर D और D कैंसिल। तो G और N क्या होता है, ये डिप्रिसिएशन होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो
चलेंगे आगे, बहुत सी हमें चीज़ें पढ़नी है अपनी इकोनॉमिक्स में, बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को कवर करेंगे, जो जो आपके सिलेबस में जो है जो आ सकती है चीज़ें उन सारों को जो है कवर करेंगे। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू गुड।